नमस्कार दोस्तों, हम कक्षा 10 के चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक के अध्ययन में हमने प्रश्नावली 3.1 से लेकर प्रश्नावली 3.4 तक के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.5 के पहले प्रश्न को हल कर लिया था। वज्र गुणन विधि से रैखिक समीकरणों को किस प्रकार से हल करते हैं वो हमने पिछले वीडियो में सीख लिया था। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.5 के नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन संख्या 2। तो क्वेश्चन संख्या 2 में हमें दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं। पहला रैखिक समीकरण है 2x + 3y = 7 और दूसरा रैखिक समीकरण है a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। ये ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो इन समीकरणों से में इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन समीकरणों में a व b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित हल विद्यमान होंगे। ठीक है, a व b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित हल मतलब अनेक हल विद्यमान होंगे। तो देखिए अपरिमित रूप से हल की क्या है, आपने जो पिछले वीडियो में बताया था कि ठीक है कि अनेक हल के लिए कौन से कंडीशन होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल विद्यमान होते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी और जो पहला वीडियो मैंने प्रश्नावली 3.1 का बनाया था उसमें भी हमने ये चर्चा की थी। ठीक है, इसमें इस स्थिति में अपरिमित रूप से कितने हल विद्यमान होते हैं, अनेक हल विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में बोल रहा है कि इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान होंगे तब a व b के मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यदि अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान है तो हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी और इस कंडीशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से हल करते हैं इसको हल। सबसे पहले तो जो दोनों समीकरण दे रखे हैं दोनों समीकरणों को हम उसके मानक रूप में लिखते हैं। मानक रूप का तात्पर्य है कि दोनों समीकरणों की RHS में 0 लाना है। ठीक है, तो RHS में जो भी पद हैं उनका पक्षांतर हम LHS में कर देंगे ताकि RHS में शून्य आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनको मानक रूप में लिखते हैं। तो देखिए ये जो 2x + 3y ये बराबर 7 है, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो -7 = 0 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरे समीकरण जो है इसको अपने मानक रूप में बदलेंगे तो ये वाले जो 3a + b - 2 है इसका पक्षांतर हम LHS में कर देंगे। तो देखिए a - b × x + a + b × y -3a, ये b इधर आएगा तो -b और -2 इधर आएगा तो +2 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों समीकरणों के हम x और y के गुणांकों की तुलना करते हैं और a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए a1 का मान क्या आएगा, a1 का तात्पर्य है कि समीकरण 1 में x का गुणांक, तो समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है 2। b1 क्या होता है, समीकरण 1 में y का गुणांक, तो समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है 3। ठीक है, C1 क्या है -7 अचर पद होता है। C1 का मतलब समीकरण 1 में अचर पद कांस्टेंट। ठीक है, तो समीकरण 1 में अचर पद कितना है -7। इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे A2 का तात्पर्य है कि समीकरण 2 में x का गुणांक, तो समीकरण 2 देखिए ये रहा, तो समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है a - b, ये A2 का मान हो गया। B2 समीकरण 2 में y का गुणांक, समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है a + b। ठीक है, और C2 क्या है, समीकरण 2 में अचर पद, तो समीकरण 2 में अचर पद कौन सा है, ये पूरा अचर पद ही है। अचर पद कहते किसे हैं, x या y रहित जो भी जैसे यहाँ जो x और y का समीकरण है तो हम इसको क्या बोलेंगे, x और y रहित पद को अचर पद कहेंगे जिसमें x और y नहीं हो। ठीक है, अचर पद किसे कहेंगे, जिसमें x और y नहीं हो। ठीक है, तो इसमें x और y नहीं है तो ये क्या है, अचर पद है पूरा। ठीक है, तो समीकरण 2 का अचर पद क्या है -3a - b + 2। ठीक है, ये हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान ज्ञात कर लिया है। अब हम ज्ञात करेंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं।
तो देखिए a1 बटा a2 का मान ज्ञात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, a1 का मान आपके पास है 2, a2 का मान है a माइनस बी। ठीक है, फिर हम ज्ञात करेंगे b1 बटा b2 का। तो b1 का मान है 3 और b2 का मान कितना है a प्लस बी। ठीक है, फिर हम ज्ञात करेंगे c1 बटा c2। तो c1 का मान है आपके पास 7 और c2 का मान है माइनस का 3a माइनस का b प्लस 2। ठीक है, इस प्रकार से हमने a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। C1 का मान -7 है। ठीक है, तो C1 C2 क्या -7 बटा -3a माइनस b प्लस 2। ठीक है, तो ये हमने a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 के मान ज्ञात कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए हमें हमें a व b के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, और प्रश्न बोल रहा है कि a व b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित हल विद्यमान होंगे। ठीक है, तो अपरिमित हल की कंडीशन क्या है, देखिए अपरिमित हल के लिए क्या होता है, a1 बटा a2, b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों ही बराबर होते हैं। तो इनको मानों को यहाँ बराबर रख देते हैं। 2 बटा a माइनस बी बराबर b1 बटा b2 का मान कितना है 3 बटा a प्लस बी बराबर c1 बटा c2 का मान -7 बटा -3a माइनस b प्लस 2। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर यहाँ दे देते हैं 3। तो देखिए अब हमें a और b का मान ज्ञात करने हैं। तो a व b का मान देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको दो अज्ञात राशियों के मान ज्ञात करने हो तो आपको दो समीकरण बनाने होते हैं। अगर अज्ञात राशियों की संख्या 3 हो तो उनको मान निकालने के लिए समीकरण भी कितने बनेंगे 3। यहाँ अज्ञात राशियाँ जो हमने समीकरण 3 लिख दिया, इसमें अज्ञात राशियाँ a और b हैं, दो अज्ञात राशियाँ हैं। तो अगर इसको हम दो समीकरणों के रूप में बना दें तो हम a और b के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दो समीकरण किस प्रकार से बनाएंगे। हम दो समीकरण किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए ये पहला अनुपात है, ये दूसरा अनुपात है और ये तीसरा अनुपात है। ये पहला अनुपात है, ये दूसरा अनुपात है और ये तीसरा अनुपात है। तो एक समीकरण बनाने के लिए तो हम पहले अनुपात को और तीसरे अनुपात को ले लेते हैं। दूसरा समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे और तीसरे अनुपात को ले लेंगे, जिससे दूसरा समीकरण बन जाएगा। फिर उन दोनों समीकरणों को अमल करके और a और b का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट व थर्ड अनुपात से, तो पहला अनुपात 2 बटा a माइनस बी और तीसरा अनुपात है -7 बटा -3a माइनस का b प्लस का 2। इन दोनों को वज्र गुणा करते हैं, इस प्रकार से वज्र गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 2 तो किससे गुणा हो जाएगा, इस पूरी संख्या से, और a माइनस बी किससे गुणा हो जाएगा, -7 से। तो वज्र गुणा करते हैं तो 2 को गुणा कर देंगे -3a माइनस बी प्लस 2 से, और -7 को हम गुणा कर देंगे किससे, a माइनस बी से। ठीक है, 2 से गुणा करते हैं तो 2 को -3a से गुणा करेंगे तो माइनस का 6a, 2 को -b से करेंगे तो माइनस का 2b, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 बराबर -7 को a से गुणा करेंगे तो माइनस का 7a, -7 को -b से करेंगे तो प्लस का 7b। ठीक है, अब सभी पदों को LHS में ले आते हैं, पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण किस किस का, -7a का पक्षांतरण होगा और 7b का पक्षांतरण LHS में हम कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये रैखिक समीकरण का मानक रूप में। तो देखिए माइनस पक्षांतरण कर देंगे तो ये माइनस का 6a
माइनस का 2b प्लस 4, माइनस 7a का पक्षांतर LHS में करेंगे तो प्लस का 7a, और 7b का पक्षांतर इधर LHS में करेंगे तो माइनस का 7b बराबर 0। ठीक है, जो सजातीय पद हैं उनको एक साथ रखते हैं। ठीक है, तो सजातीय पद को उनको सिर्फ माइनस 6a और ये 7a, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 7a में से 6a को घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 1a बचेगा। फिर b वाले पदों को देख लीजिए, माइनस का 7b और माइनस का 2b, इन दोनों को एक ऐसा मान चिन्ह है दोनों के, और हम जानते हैं समान समान को जोड़ते हैं और असमान को घटाते हैं। तो -7 और -2 कितना हो जाएंगे, माइनस का 9b। ठीक है, और ये प्लस का 4 ऐसे कैसे उतार देंगे, बराबर 0। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 4। तो ये a और b का एक समीकरण बन गया। अब एक समीकरण और चाहिए, मैंने अभी बताया कि a और b दो ज्ञात राशि हैं, इन दोनों का मान ज्ञात करने के लिए आपको दो समीकरण बनाने होंगे। एक समीकरण हमने बना लिया, पहला समीकरण हमने बनाया वो पहले और तीसरे अनुपात को लिया। अब हम लेंगे दूसरे और तीसरे अनुपात को। ठीक है, पहले और दूसरे अनुपात को भी ले सकते हैं, पहले और दूसरे अनुपात को भी ले सकते हैं। तो चलो पहले और दूसरे अनुपात को ले लेते हैं ताकि दूसरा समीकरण हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो प्रथम वह, मैं इसको मिटा देता हूं, फर्स्ट व सेकंड अनुपात से, पहले और दूसरे अनुपात को ले लेता हूं, तो 2/a माइनस b बराबर 3/a प्लस b। ठीक है, पहला और दूसरे अनुपात को ले लिया। ठीक है, वज्र गुणा कर देते हैं, तो 2 को गुणा कर देंगे a प्लस b से, और 3 को गुणा कर देते हैं a माइनस b से। दो को a से गुणा करेंगे तो 2a हो जाएगा, 2 को b से गुणा करते हैं तो 2b आ जाएगा, 3 को a से गुणा करते हैं तो 3a लिख देंगे, 3 को माइनस b से गुणा करेंगे तो माइनस का 3b। सभी पदों को हम पक्षांतरण से LHS में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b, और 3a का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 3b, माइनस 3b का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 3b बराबर 0। अब देखिए सजातीय पदों को देखते हैं, यहाँ सॉरी ये 3a का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ माइनस का 3a आएगा। ठीक है, तो देखिए ये सजातीय पदों को एक साथ रखेंगे तो 2a और ये माइनस का 3a, तो -3 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास, माइनस का a। ये 3b प्लस का है, 2b प्लस का है, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5b बराबर 0। ठीक है, यह समीकरण नंबर अपने पास आ गया कौन सा, 5। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को हम या तो विलोपन विधि से हल कर सकते हैं या वज्र गुणन विधि से हल कर सकते हैं। हम वज्र गुणन विधि पढ़ रहे हैं तो इसको वज्र गुणन विधि से ही हल करते हैं। तो देखिए दोनों समीकरणों को मैं एक साथ रख देता हूँ, उसके बाद में इनको वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। ठीक है, या विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि पढ़ रहे हैं तो हम प्रतिस्थापन विधि से भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन हम वज्र गुणन की प्रश्नावली पढ़ रहे हैं तो इसे वज्र गुणन विधि से ही हल करते हैं। तो दोनों समीकरणों को एक साथ रखते हैं पुनः। तो देखिए समीकरण 4 क्या है आपके पास, समीकरण 4 को यहाँ लिख देते हैं, a माइनस 9b प्लस 4 बराबर 0, और समीकरण 5 है आपके पास माइनस का a प्लस 5b बराबर 0। ठीक है, तो देखिए ये दोनों समीकरण आ गए। तो वज्र गुणन विधि के लिए हमें क्या करना है, देखिए जैसे आपके पास दो समीकरण होते थे, 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, और 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0। वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हम क्या करते थे, जैसे x का मान ज्ञात करना है तो हम क्या लिखते थे, x बटा, अब इसको x का मान ज्ञात करें तो x वाले पदों को रख लेते हैं, और यहाँ जो अचर पद बच गए उनको इस प्रकार से लिख देते हैं, जैसे 4 3 तो यहाँ लिख देते हैं 4, यहाँ लिख देते हैं 3, फिर यहाँ 5 यहाँ कितना है अचर पद 7, तो इस प्रकार से लिखते हैं बराबर, फिर y का मान, जैसे y का मान ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ y लिख देंगे। ठीक है, और y वाले पदों को रख लेते हैं, तो अब जो अचर पद दिख रहे हैं उनको यहाँ लिख देते हैं। जब नेक्स्ट आगे से 5 और 7,
तो ऐसे लिख देते 5 7 और इधर कितना है 3 2, तो यहाँ लिख देते हैं 3 2। फिर नेक्स्ट अचर पद, तो अचर पद कितना लिखते हैं यहाँ 1, और 1 के नीचे क्या लिखेंगे, अचर पद के नीचे लिख रहे हैं तो इसको ढक लेते हैं। और अब जो अचर पद आपके पास बच रहे हैं उनको यहाँ लिख देते हैं 3 2 4 3, और इनका क्या कर देते थे, वज्र गुणा करते थे। इनका क्या करते थे, वज्र गुणा करते थे। इस प्रकार से मान ज्ञात करते थे। तो यहाँ आप अपने पास चर पद नहीं है, यहाँ मान किसका ज्ञात करना है, यहाँ मान ज्ञात करना है ए और बी का। ठीक है, यहाँ दूसरे जो समीकरण है, इस दूसरे समीकरण में अचर पद कुछ नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं अचर पद को। ठीक है, तो अब देखिए इस वज्र गुणन विधि से किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए जैसे पहले हमें ए का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख देंगे ए का, और किसका मान ज्ञात करना है, बी का भी मान ज्ञात करना है, तो यहाँ बी लिख देंगे, और यहाँ पे कितना लिख देते हैं 1, और इनके बटा का निशान लगा देते हैं इनके नीचे। जो भी जिन भी राशियों का मान ज्ञात करना है उनको यहाँ लिख दिया, ए का मान ज्ञात करना है, बी का मान ज्ञात करना है, और यहाँ क्या लिखते हैं हमेशा 1। ठीक है, ए के नीचे क्या लिखा जाएगा, तो देखिए ए के नीचे क्या लिखा जाए, तो यहाँ ए वाले पद को रख लेते हैं। अब जो अचर पद दिख रहे हैं केवल अचर पद, उनको यहाँ लिखते हैं। तो अचर पद क्या है 9 5 4 0, तो यहाँ लिख देंगे 9 5 4 0, और इनको यहाँ वज्र गुणा का, इनको वज्र गुणा कर देते हैं। फिर देखिए बी का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ बी वाले पद को ढक लेते हैं। ठीक है, अब जो अचर पद बच जाएंगे उन अचर पदों को लिखेंगे, तो जस्ट आगे से, जैसे बी को यहाँ देखा तो जस्ट आगे वाले से लेना है, तो आगे अचर पद क्या बच रहा है 4 और 0, तो यहाँ लिख देते हैं 4 0। 4 0 के बाद में RHS को 0 है, इसको लेना नहीं है। 4 0 के बाद में कौन सा लेंगे यहाँ, तो यहाँ ए के गुणा में क्या है 1, और यहाँ नीचे क्या है ए के गुणा में, यहाँ ए के गुणा में 1, और ये ए के गुणा कितना है -1, तो यहाँ लिख देंगे 1 और ये माइनस का 1। ठीक है, इनका वज्र गुणा कर देते हैं। फिर अचर पद, तो अचर पद को ढक लेते हैं, और जो दिख रहा है अचर पद के बाद में किसका नंबर आएगा इनका, तो यहाँ 1 और ये माइनस का 1, 1 और माइनस का 1, और ये कितना है माइनस का 9 और 5, इनको इस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, इनका वज्र गुणा कर देते हैं। तो देखिए a बटा 9 को 0 से गुणा करेंगे, 9 को 0 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, फिर आगे माइनस का चिन्ह। 4 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 20, यहाँ 20 लिख देते हैं, बराबर b बटा 4 को -1 से गुणा करते हैं, 4 को -1 से गुणा करके यहाँ लिख देते हैं माइनस का 4, आगे माइनस का चिन्ह। 1 को 0 से गुणा करते हैं तो 0 बराबर c बटा 1 को 5 से गुणा करते हैं तो यहाँ आएगा 5, -9 को देखो 1 को 5 से गुणा करते हैं, 5 आगे चिन्ह लगा देंगे किसका, माइनस का, फिर -9 को -1 से गुणा करेंगे तो आएगा 9। ठीक है, तो सॉरी यहाँ c नहीं आएगा, यहाँ लिखना है 1। ठीक है, यहाँ कि हमेशा कितना लिखा जाएगा 1 ही तो था यहाँ। ठीक है, तो देखिए a बटा 0 में से 20 घटाया तो माइनस का 20, b बटा -4 -0 कितना हो जाएगा -4, 1 बटा 5 में से 9 घटाया तो माइनस का 4। ठीक है, ये 3 अनुपात आ गए, ये फर्स्ट अनुपात, ये सेकंड और ये थर्ड। हमें a और b का मान ज्ञात करना है, तो एक बार तो हम पहले और तीसरे अनुपात को ले लेते हैं, फर्स्ट व थर्ड अनुपात से, फर्स्ट व थर्ड अनुपात से। तो ये हो जाएगा a बटा -20 बराबर 1 बटा -4, वज्र गुणा कर देते हैं, या a का मान ज्ञात करना है तो -b का पक्षांतरण कर दो केवल, तो a बराबर ये -20 यहाँ भाग में है, पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, 1 बटा -4 गुणा -20, तो a बराबर हो जाएगी माइनस से माइनस कैंसिल, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो कितना हो जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और अब हम दूसरे और तीसरे अनुपात को हल कर लेंगे, वहां से किसका मान निकाल लेंगे, b का मान ज्ञात कर लेंगे वहां से। ठीक है, अब हम दूसरे और तीसरे अनुपात को हल करते हैं, सेकंड व थर्ड अनुपात से, सेकंड व
थर्ड अनुपात से। तो सेकंड है आपके पास b बटा -4 बराबर 1 बटा -4। ठीक है, b का मान ज्ञात करना है तो -4 का हम इधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा b बराबर -4 को इधर ये भाग में है -4, यहाँ पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ गुणा में आ जाएगा 1 बटा -4 गुणा -4। b बराबर ये -4 से -4 कैंसिल हो गया तो कितना बच जाएगा 1। तो b का मान कितना जाएगा 1। तो a व b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल विद्यमान होंगे? तो a व b के कौन से मान होंगे? a का मान 5 और b का मान 1। तो यहाँ लिख देते हैं, अतः a बराबर 5 व b बराबर 1 के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित हल विद्यमान होंगे। अपरिमित हल विद्यमान होंगे। ठीक है, यहाँ दूसरे जो समीकरण है, इस दूसरे समीकरण में अचर पद कुछ नहीं है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं अचर पद को। ठीक है, तो अब देखिए इसे वज्र गुणन विधि से किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए जैसे पहले हमें a का मान ज्ञात करना है तो यहाँ लिख देंगे a का, और किसका मान ज्ञात करना है? b का भी मान ज्ञात करना है तो यहाँ b लिख देंगे, और यहाँ पे कितना लिख देते हैं 1, और इनके बटा का निशान लगा देते हैं इनके नीचे। जो भी जिन भी राशियों का मान ज्ञात करना है उनको यहाँ लिख दिया, a का मान ज्ञात करना है, b का मान ज्ञात करना है, और यहाँ क्या लिखते हैं हमेशा 1। ठीक है, a के नीचे क्या लिखा जाएगा? तो देखिए a के नीचे क्या लिखा जाए तो यहाँ a वाले पद को रख लेते हैं। अब जो अचर पद दिख रहे हैं केवल अचर पद, उनको यहाँ लिखते हैं। तो अचर पद क्या है? 9 5 4 0। तो यहाँ लिख देंगे 9 5 4 0, और इनको यहाँ वज्र गुणा का, इनको वज्र गुणा कर देते हैं। फिर देखिए b का मान ज्ञात करना है तो यहाँ b वाले पद को रख लेते हैं। ठीक है, अब जो अचर पद बच जाएंगे उन अचर पदों को लिखेंगे तो जस्ट आगे से, जैसे b को यहाँ रखा तो जस्ट आगे वाले से लेना है। तो आगे अचर पद क्या बच रहा है? 4 और 0। तो यहाँ लिख देते हैं 4 0। 4 0 के बाद में RHS को 0 है, इसको लेना नहीं है। 4 0 के बाद में कौन सा लेंगे? यहाँ। तो यहाँ a के गुणा में क्या है? 1, और यहाँ नीचे क्या है? a के गुणा में, यहाँ a के गुणा में 1, और ये a के गुणा कितना है? -1। तो यहाँ लिख देंगे 1 और ये माइनस का 1। ठीक है, इनका वज्र गुणा कर देते हैं। फिर अचर पद, तो अचर पद को रख लेते हैं, और जो दिख रहा है अचर पद के बाद में किसका नंबर आएगा इनका? तो यहाँ 1 और ये माइनस का 1, 1 और माइनस का 1, और ये कितना है? माइनस का 9 और 5। इनको इस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, इनका वज्र गुणा कर देते हैं। तो देखिए a बटा 9 को 0 से गुणा करेंगे, 9 को 0 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, फिर आगे माइनस का चिन्ह। 4 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 20, यहाँ 20 लिख देते हैं, बराबर b बटा 4 को -1 से गुणा करते हैं, 4 को -1 से गुणा करके यहाँ लिख देते हैं माइनस का 4, आगे माइनस का चिन्ह। 1 को 0 से गुणा करते हैं तो 0 बराबर c बटा 1 को 5 से गुणा करते हैं तो यहाँ आएगा 5, -9 को देखो 1 को 5 से गुणा करते हैं, 5 आगे चिन्ह लगा देंगे किसका? माइनस का। फिर -9 को -1 से गुणा करेंगे तो आएगा 9। ठीक है, तो सॉरी यहाँ c नहीं आएगा, यहाँ लिखना है 1। ठीक है, यहाँ हमेशा कितना लिखा जाएगा? 1 ही तो था यहाँ। ठीक है, तो देखिए a बटा 0 में से 20 घटाया तो माइनस का 20, b बटा -4 -0 कितना हो जाएगा? -4। 1 बटा 5 में से 9 घटाया तो माइनस का 4। ठीक है, ये 3 अनुपात आ गए, ये फर्स्ट अनुपात, ये सेकंड और ये थर्ड। हमें a और b का मान ज्ञात करना है तो एक बार तो हम पहले और तीसरे अनुपात को ले लेते हैं, फर्स्ट व थर्ड अनुपात से, फर्स्ट व थर्ड अनुपात से। तो ये हो जाएगा a बटा -20 बराबर 1 बटा -4, वज्र गुणा कर देते हैं, या
ए का मान ज्ञात करना है तो माइनस बी का पक्षांतरण कर दो केवल। तो ए बराबर ये माइनस 20 यहाँ भाग में है, पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, 1/-4 गुणा माइनस का 20। तो ए बराबर हो जाएगी माइनस से माइनस कैंसिल, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है। और अब हम दूसरे और तीसरे अनुपात को हल कर लेंगे, वहां से किसका मान निकाल लेंगे, बी का मान ज्ञात कर लेंगे वहां से। ठीक है। अब हम दूसरे और तीसरे अनुपात को हल करते हैं। सेकंड व थर्ड अनुपात से, सेकंड व थर्ड अनुपात से, तो सेकंड है आपके पास b/-4 बराबर 1/-4। ठीक है। b का मान ज्ञात करना है तो -4 का हम इधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा b बराबर -4 को इधर ये भाग में है -4, यहाँ पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ गुणा में आ जाएगा, 1/-4 गुणा -4। b बराबर ये -4 से -4 कैंसिल हो गया तो कितना बच जाएगा, 1। तो b का मान कितना आ जाएगा, 1। तो ए व बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल विद्यमान होंगे, तो ए व बी के कौन से मान होंगे, ए का मान 5 और बी का मान 1। तो यहाँ लिख देते हैं, अतः ए बराबर 5 व बी बराबर 1 के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित हल विद्यमान होंगे, अपरिमित हल विद्यमान होंगे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें पहला समीकरण दे रखा है 3x + y = 1, दूसरा समीकरण दे रखा है 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1। ठीक है। तो इसमें पूछा है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल विद्यमान नहीं है। ठीक है। तो रैखिक समीकरणों का कोई हल विद्यमान नहीं है, इसकी कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि a1/a2 इज नॉट a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्मों का कोई हल विद्यमान नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन रैखिक समीकरणों को अपने मानक रूप में बदलेंगे, वहां से a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का मान ज्ञात करेंगे। यदि a1/a2 b1/b2 इसका और c1/c2 का मान इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बनता है तो उस स्थिति में रैखिक समीकरण का कोई हल विद्यमान नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हल देखिए, सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को मानक रूप में बदलते हैं। मानक रूप का आशय है कि RHS में 0 लाना है, RHS में जो भी पद है उनका पक्षांतरण LHS में कर देंगे। ठीक है। तो देखिए ये 1 है, इस 1 का पक्षांतरण LHS में कर देंगे तो हो जाएगा 3x + y - 1 = 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है। दूसरे समीकरण में तो इसमें 2k - 1 गुणा x + k - 1 गुणा y और 2k + 1 को पक्षांतरण इधर कर देंगे तो माइनस का 2k - 1 = 0, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इनको हमने मानक रूप में बदल दिया है। ठीक है। अब मानक रूप में बदलने के पश्चात सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले a1 का मान ज्ञात करेंगे। a1 क्या होता है, पहले समीकरण में x का गुणांक, तो पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है, 3। फिर हम ज्ञात करेंगे b1 का मान, b1 क्या होता है, पहले समीकरण में y का गुणांक, तो पहले समीकरण में y का गुणांक कितना है, 1।
फिर हम ज्ञात करेंगे C1 क्या है, पहले समीकरण में अचर पद का मान, पहले समीकरण में अचर पद का मान कितना है, -1, ठीक है। फिर हम ज्ञात करेंगे A2 का मान, A2 क्या होता है, दूसरे समीकरण में x का गुणन, दूसरे समीकरण में x का गुणन कितना है, 2k - 1, ठीक है। फिर हम ज्ञात करते हैं B2 क्या है, दूसरे समीकरण में y का गुणन, दूसरे समीकरण में y का गुणन कितना है, k - 1। फिर हम ज्ञात करेंगे C2 क्या है, अचर पद, दूसरे समीकरण का अचर पद, ठीक है। दूसरे समीकरण का अचर पद कितना आएगा, -2k - 1। तो इस प्रकार से ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे A1 बटा A2, तो A1 बटा A2 का मान हो जाएगा 3 बटा 2k - 1। फिर B1 बटा B2 का मान 1 बटा k - 1। C1 बटा C2 का मान -1 बटा -2k - 1, ठीक है। ये हमने A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 का मान ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट करते हैं, इसको मिटा देता हूं। तो देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल विद्यमान नहीं है। तो देखिए कोई हल नहीं के लिए, कोई हल नहीं के लिए कंडीशन क्या है अपने पास, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ये स्थिति है समांतर रेखाओं के, और समांतर रेखाओं का कोई हल विद्यमान नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए A1 बटा A2 का मान आ जाएगा आपके यहाँ 3 बटा 2k - 1 बराबर B1 बटा B2 का मान निकालेंगे हमको आ जाएगा 1 बटा k - 1 और बराबर C1 इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, C1 बटा C2 का मान कितना हो जाएगा, -1 बटा -2k - 1, ठीक है। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 3 अनुपात आ गए, ये पहला अनुपात, ये दूसरा और ये तीसरा। हमें k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं पहले और दूसरे अनुपात को ले लेंगे, ठीक है। पहले और दूसरे अनुपात से एक समीकरण बना लेंगे, वहां से हम k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो पहले और दूसरे अनुपात को ले लेते हैं, फर्स्ट व सेकंड अनुपात से। तो 3 बटा 2k - 1 बराबर 1 बटा k - 1। वज्र गुणा कर देते हैं k का मान ज्ञात करने के लिए। तो 3 को गुणा करेंगे k - 1 से, 1 को गुणा कर देंगे 2k - 1 से। ये हो जाएगा आपके पास 3k - 3 बराबर 1 को इसे गुणा करेंगे तो 2k - 1। इनका पक्षांतर कर देते हैं, k का मान ज्ञात करना है तो केवल k वाले पद का पक्षांतर कीजिए और यहाँ से -3 का पक्षांतर निधन कर देंगे। तो इसे क्या हो जाएगा 3k और ये 2k इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -2k, ठीक है। -3 का पक्षांतर करेंगे तो +3 हो जाएगा और ये -1 कैसे। तो यह आपके पास आ गया 3k में से 2k को घटाएंगे तो 1k बच जाएगा और 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2। तो k का मान आपके पास आ गया कितना 2, ठीक है। तो k बराबर 2 के लिए इस रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल विद्यमान नहीं होगा, ठीक है। k बराबर 2 के लिए रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल विद्यमान नहीं होगा। ध्यान दीजिए k बराबर 2 के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल विद्यमान नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 में हमें दो समीकरण दे रखे हैं। ये समीकरण मानक रूप में नहीं है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन समीकरणों को मानक रूप में लिख देंगे। जो हो जाएगा 8x प्लस 5y, 9 का प्रस्थान लेकर कर देंगे तो -9 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1। तो ये भी मानक रूप में नहीं है। मानक रूप का मतलब है कि RHS में शून्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 4 का इधर प्रस्थान कर देंगे तो 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ये मानक रूप में हमने इन समीकरणों को लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों में प्रश्न बोल रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से भी हल करो और वज्र गुणन विधि से भी हल करो। अब चूंकि प्रतिस्थापन विधि को मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया है, जब प्रतिस्थापन विधि से संबंधित प्रश्नावली हमने पढ़ी थी, वहां पर प्रतिस्थापन विधि को आपको समझा दी है कि प्रतिस्थापन विधि से प्रश्नों को, रैखिक समीकरणों को किस प्रकार से हल करते हैं। तो इस प्रश्न को मैं यहाँ वज्र गुणन विधि से करवा रहा हूँ, प्रतिस्थापन विधि से आप स्वयं कर लेना इसको। ठीक है, मैं कौन सी विधि से करा रहा हूँ इसको, वज्र गुणन विधि से। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए मैंने बताया कि अपन सबसे पहले तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से देखते हैं अपन a1 का मान ज्ञात करें। तो a1 क्या है, जो x के गुणांक है समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में x का गुणांक 8, b1 समीकरण 1 में y का गुणांक 5, c1 क्या है समीकरण 1 में अचर पद, तो कितना है -9। फिर हम ज्ञात कर लेते हैं a2 का मान। ठीक है, तो a2 क्या है समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है 3, b2 समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है 2 और c2 क्या है -4। ये लिखने के बाद आपको अनुपात बनाने हैं 3, x, y और अचर पद का। ये तीनों अनुपात मैंने बताया था वज्र गुणन विधि के लिए। यहाँ लिखते हैं b1 b2 c1 c2, इनका वज्र गुणा y बटा यहाँ क्या आता है c1 c2 और a1 a2, इनका वज्र गुणा कर देते हैं। 1 बटा 1 के नीचे क्या लिखा जाता है a1 a2 और b1 b2, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, वज्र गुणन विधि के लिए यहाँ हम इनके मान रख देते हैं b1 b2 c1 c2 के आगे के। तो ये हो जाएगा x बटा b1 b2 का मान 5 2 5 2, वज्र गुणा करेंगे c1 c2 के मान रख देंगे -9 -4 बराबर y बटा c1 c2 का मान रखिए -9 -4, a1 a2 का मान रखिए 8 बटा 3। ठीक है, बराबर 1 बटा a1 a2 का मान 8 3 और b1 b2 का मान रख देंगे हम 5 और 2। ठीक है, अब इनका वज्र गुणा कर देते हैं अनुपातों का। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। तो ये x बटा वज्र गुणा करते हैं 5 को -4 से गुणा करते हैं तो यहाँ आ जाएगा -20, आगे -चिन्ह, -9 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा -18 बराबर y बटा -9 को 3 से गुणा करेंगे तो -27 हो जाएगा। फिर आगे माइनस का चिन्ह लगाना है। 8 को -4 से गुणा करेंगे तो -32 आएगा, -32 बराबर 1 बटा 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा, आगे माइनस का चिन्ह, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इनका वज्र गुणा कर दिया है। आगे हल करते हैं इसको। तो x बटा ये -20 और माइनस से गुणा होता है तो कितना हो जाता है प्लस, और ये आ जाएगा +18 बराबर y बटा ये -27 और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये आएगा +32। ठीक है, बराबर 1 बटा 16 में से 15 घटाएंगे तो आएगा -1। और हल करते हैं इसको। तो x बटा
सॉरी 16 में से 15 घटाएंगे तो प्लस का 1, ठीक है। तो देखिए x बटा माइनस 20 ये प्लस का है, दोनों के चिन्ह असमान है, वो समान समान को जोड़ते हैं, असमान को घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 आएगा और चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस, मतलब 18 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 बराबर y बटा 32 में से 27 को घटाएंगे तो प्लस का 5 आएगा और 1 बटा 1, ठीक है। ये 3 अनुपात आ गए, ये पहला अनुपात है, ये दूसरा अनुपात और ये तीसरा अनुपात, ओके। अब x और y के मान ज्ञात करने हैं तो पहले और तीसरे अनुपात को ले लेते हैं, बट पहले तो फर्स्ट व थर्ड अनुपात से, फर्स्ट अनुपात है x बटा माइनस 2 और थर्ड अनुपात है आपके पास 1 बटा 1, ठीक है। यहाँ से x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर माइनस 2 भाग में है, इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ गुणा में आ जाएगा, तो ये 1 बटा 1 और गुणा में कितना जाएगा, माइनस का 2, पक्षांतर कर दिया तो x बराबर हो जाएगा माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2, ये x का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हम दूसरे और तीसरे अनुपात को हल कर लेंगे और यहाँ से y का मान ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सेकेंड व थर्ड अनुपात से, सेकेंड व थर्ड अनुपात से, तो सेकेंड आपके पास है y बटा 5 और थर्ड अनुपात है 1 बटा 1, y का मान ज्ञात करना है तो यहाँ से हम 5 का पक्षांतर कर देंगे, यहाँ 5 भाग में है तो पक्षांतर करेंगे किसमें आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो पक्षांतर करते हैं तो ये y बराबर 1 बटा 1 सिर्फ भाग में, सब यहाँ क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, y बराबर 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, ठीक है। इस प्रकार से x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से आप स्वयं हल कर लें इसको, मैंने यहाँ वर्गीकरण विधि से हल कर लिया, प्रतिस्थापन विधि से आप इसको स्वयं हल कर लें तो देखिए ज्यादा उपयुक्त विधि कौन सी है, वर्गीकरण विधि है, ज्यादा समय नहीं लगता है, ज्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि और वर्गीकरण विधि दोनों में से उपयुक्त विधि है कौन सी, वर्गीकरण विधि है, ठीक है। एग्जाम में जब आपसे केवल रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की बात करें तो आप या तो विलोपन विधि से करें, जब विधि का नाम नहीं दे रखा हो तो या तो विलोपन विधि से हल करें या वर्गीकरण विधि से हल करें, दोनों ही विधियां अधिक उपयुक्त हैं बजाय प्रतिस्थापन के, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही अध्ययन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।